तक पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी से CO2 बनती है उसको हम बाहर निकालते हैं, और इसमें भोजन का जो है ऑक्सीडेशन होता है, और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये जो पार्ट है श्वसन या रेस्पिरेशन, तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो, जिसको हम ऑक्सीश्वसन या अनॉक्सीश्वसन भी कहते हैं। तो जो प्रक्रिया हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा रेस्पिरेशन का फंक्शन है, फंक्शंस भी देखें तो उसमें हमारे दो फंक्शन है, जिसमें से पहला जो है आपका ग्लाइकोलिसिस, और ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म अर्थात जीवद्रव्य में ये कंप्लीट होता है। और जो सेकेंड फंक्शन है जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ये हमारे सेल का पावर हाउस अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्रेब्स चक्र को कंप्लीट करे एटीपी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन उससे पहले जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा फंक्शन है जिसमें कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के फंक्शन में कार्य कर सकता है। मींस अगर ग्लाइकोलिसिस फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी, दोनों कंडीशन में ये अप्लाई किया जाता है। और मेन जो है ग्लाइकोलिसिस को अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है, और टूट के इससे जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं पायरेविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज का पायरेविक एसिड में कन्वर्ट हो जाना, यही हमारा क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द फंक्शन इन विच फंक्शन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द डिफरेंट स्टेप्स एंड फॉर्म अ पायरेविक एसिड, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होके ये क्या करता है, पायरेविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पायरेविक एसिड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस से हमें मेन जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या करना है, ग्लूकोज को कई पार्ट्स में तोड़ेंगे और उसमें बहुत से परिवर्तन करेंगे, और उस परिवर्तन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है पायरेविक एसिड, और यही पायरेविक एसिड क्या होता है हमारा आगे क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में यूज होता है, और इससे हमें एनर्जी जो है प्राप्त होती है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में देखें तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरेविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरेविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ इस ग्लाइकोलिसिस फंक्शन में टोटल जो हमारी एटीपी बनती है वो 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो 4 एटीपी है, ठीक है, 4 एटीपी, एटीपी मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो एटीपी है 4 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने या इसको कंप्लीट करने में खुद खर्च हो जाती है। बाकी का जो 2 एटीपी बचता है, 2 एटीपी जो बचता है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट में आता है, ठीक है। यानी टोटल अगर हम देखें 4 एटीपी तो जब हम इसमें खर्च करते हैं तो जाके हमें 6 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 6 एटीपी। और अगर हम उसमें प्रॉफिट देखें कि हमें कितना एक्स्ट्रा मिला तो ओनली 2 एटीपी ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ग्लूकोज शिफ्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरेविक एसिड में, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ग्लाइकोलिसिस, ये अगर मेन रूप से देखें तो ये 3 स्टेप्स में होता है। जो मेजर इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारा पहला आता है, जो फर्स्ट फंक्शन आएगा फास्फोरिलेशन, ठीक है।
फर्स्ट जो आता है वो होता है हमारा फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेशन। सेकेंड जो है आपका स्प्लिटिंग, ठीक है। और थर्ड देखें तो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। ये मेन 3 स्टेप्स हैं, जो इसके मेजर पार्ट्स हैं वो हमारे क्या है, 3 हैं, जिसमें कि आपका पहला क्या है, फास्फोरिलेशन, ठीक, फास्फोरिलेशन। और सेकेंड जो आपका स्प्लिटिंग, ठीक, स्प्लिटिंग। और जो थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड या सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये 3 स्टेप्स, मतलब ये 3 मेजर स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर फास्फोरिलेशन टर्म्स की बात करें तो फास्फोरिलेशन में जो होगा, इसमें कहीं ना कहीं हमारा एटीपी आके इसमें ऐड होता है। जब एटीपी का यूज होगा, एटीपी यूज होगा, इसमें से एक फास्फेट, फास्फोरिलेशन टर्म से ही आप देख सकते हैं कि जो फास्फोरिलेशन यहाँ पे, जब भी फास्फोरिलेशन प्रोसेस होगा वहां पे एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज के किसी भी कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसका जैसे आप देखते हो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में अगर देखें तो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन पे जो फास्फेट होगा, फास्फेट किसी कार्बन, जैसे 6 कार्बन है तो हो सकता है फर्स्ट पे जुड़ जाए या जो है लास्ट वाले में जुड़ जाए, किसी भी प्लेस पे जा सकता है। तो इसके आधार पे इसका जो है नामकरण भी किया गया है। तो जब फास्फोरिलेशन आता है, फास्फोरिलेशन में आप देखोगे कि ग्लूकोज के 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन पे हमारा फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो वो हमारा फास्फोरिलेशन हो जाता है। सेकेंड जो आपका स्प्लिटिंग है, जिसको हम विदलन या विखंडन भी कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो भी प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो प्रोडक्ट क्या होता है, टूट जाएगा। जैसे 6 कार्बन वाले हैं तो 6 कार्बन से वो 3 कार्बन में या 2 कार्बन में ऐसे वो टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक होगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड है, उसमें एक कोई प्रोडक्ट बनेगा और वही जो है कन्वर्ट होते हुए लास्ट में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस का जो पहला प्रोसेस है, ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने जैसा कि बताया कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो और इसी फंक्शन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम भी है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईएमपी, ठीक है, ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है, जिसका पूरा नाम अगर हम देखें तो इम्बिडेंट मेयरहाफ पेरनॉस पाथवे, ठीक है। तो ईएमपी के नाम से भी हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ते हैं। तो दोनों नाम से आ सकता है कि या ग्लाइकोलिसिस क्या है या ईएमपी साइकिल क्या है, ठीक है, या ग्लाइकोलिसिस क्या है, ठीक। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो कैसे होता है। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइटोप्लाज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप का होता है, उसको आप डिटेल्स में समझाइए, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपके सबके लिए एकेडमिक सेशन में, लाइक क्लास 10th 12th में भी, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं खासतौर से साइंस डिपार्टमेंट से, वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं ग्लूकोज। जैसा कि हम देखते हैं ग्लूकोज क्या है हमारा, 6 कार्बन वाला है, C6H12O6, ठीक है। अब यही ग्लूकोज क्या होगा, कई सारे स्टेप में कन्वर्ट होते हुए लास्ट में पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक। तो अब देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या होता है, इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को उत्प्रेरक की काम, काम करता है, मतलब कि ये क्या करेगा, उसमें थोड़ी हेल्प करता है। और
इसके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में जो ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और ग्लूकोज में जो है ग्लूकोज क्या करता है, एटीपी यहां पे जुड़ रही है, ठीक है, एक एटीपी जुड़ती है, ग्लूकोज से मिल जाता है एटीपी, और इस क्रिया में कौन सा काम कर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक एटीपी से जुड़कर हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, यानी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एटीपी से जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। यानी जो एटीपी था, अब देखो एटीपी जब इसमें जुड़ेगा तो इसका एक फास्फेट एडेनोसिन ट्राइफास्फेट है, इसका एक फास्फेट ग्लूकोज से जुड़ जाता है ग्लूकोज के छठे कार्बन पे। यानी हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम 6 कार्बन की बात करें ग्लूकोज की, मान लेते हैं ग्लूकोज हमारा ये 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन था, तो अभी नॉर्मल क्या था हमारा ग्लूकोज, अब यहां पे देखिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी इस पे जुड़ता है और एटीपी से एक फास्फेट इसके छठे कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, 4 5 6, तो छठे कार्बन पे क्या हो जाएगा हमारा, आके फास्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब फास्फेट जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फास्फोरिलेशन, ये पहला फास्फोरिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट फास्फोरिलेशन यानी कि फर्स्ट फास्फोरिलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज से एटीपी जुड़ता है, एटीपी क्या, ग्लूकोज से एटीपी का जो फास्फेट है, ये ग्लूकोज से फास्फेट ग्रुप जुड़ के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। तो फर्स्ट फास्फोरिलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी से रिएक्ट करके एडीपी का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब इसके बाद जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के बाद, अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसमें एक एंजाइम हमारा काम करता है जिसका नाम है फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको, इसमें जो फास्फेट का जो प्लेस है उसको क्या करेगा, दूसरे प्लेस पे कर देगा, ठीक है। तो नहीं, फास्फेट वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो जो फास्फोहेक्सोकाइनेज सॉरी फास्फो हेक्सोआइसोमेरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज जो 6 फास्फेट वाला था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद फ्रक्टोज, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, ठीक है, या आइसोमेराइजेशन बोल सकते हैं इसको, वही स्प्लिटिंग का जो पार्ट है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ओके। अब देखिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद हमारा सेकेंड फास्फोरिलेशन होता है, सेकेंड फास्फोरिलेशन, यानी कि जैसे सेकेंड फास्फोरिलेशन होगा यहाँ पे एक एटीपी फिर जुड़ेगा, और ये एटीपी जुड़ेगा तो इससे जो इसका जो फास्फेट होगा, फास्फेट इसके फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे जाके अटैच हो जाएगा, और ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट वो कन्वर्ट हो जाके किसमें, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, भाई एटीपी था, एटीपी जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, एडीपी में, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, और उसका एक फास्फेट जब हट जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, एडेनोसिन डाइफास्फेट में। और इसका जो फास्फेट है वो क्या होता है, हमारे फ्रक्टोज के जो छठा कार्बन था, एक तो फास्फेट पहले से 6 कार्बन पे जुड़ा था, अब दूसरा जो फास्फेट आ गया वो किस पे जुड़ जाएगा,
फर्स्ट कार्बन पे हमारा फास्फेट जुड़ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ठीक है, तो पहला क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, देन ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। देन जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट था ये एटीपी से जुड़ता है और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन इसके बाद देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्डोलेज। ठीक, अब ये जो एल्डोलेज एंजाइम है इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, यानी स्प्लिटिंग प्रोसेस यहां पे स्टार्ट होगा। और जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट था अब वो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और दूसरा जो बनता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, यानी कि अभी जो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन वाला था अब वो क्या हो जाता है 3 कार्बन वाले में G3P। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, या 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। उसके बाद जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है इसको हम DHAP के नाम से भी जानते हैं, ये भी 3 कार्बन वाला होगा हमारा, 3 कार्बन, और ये भी क्या है 3 कार्बन प्रोडक्ट। तो जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट था अब ये 3-3 कार्बन में टूट के 2 अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि क्या है हमारा फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इतना होने के बाद अब देखिए जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये क्या होता है, अलग हो गया, और इसके बाद जो 3 ग्लिसरैल्डिहाइड ये आगे बढ़ जाता है। अगला जो स्टेप होगा 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये क्या होगा, ये फास्फो ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, 3 फास्फो मतलब जो 3 कार्बन वाला जो नेक्स्ट पर मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये क्या हो जाता है फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। इसके बाद यहां पे अब जो है डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, और जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड था इसमें क्या है 2 NAD, ठीक है, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या है, ये जुड़ जाता है और इससे बनता क्या है हमारा 2NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी 2 NAD जुड़ता है और जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद अब देखिए यहां पे फिर से क्या करेगा हमारा दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम है फास्फोट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, फास्फोट्रांसफेरेज एंजाइम ये क्या करता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड को 2 ADP, ठीक है, 2 ADP यहां पे जुड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP, मतलब ADP यूज होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड था वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में।
थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड में। उसके बाद फिर एक हमारा नेक्स्ट एंजाइम आता है जिसको हम फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज कहते हैं, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टू फास्फोग्लिसरिक एसिड में, टू फास्फोग्लिसरिक एसिड। और जो टू फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये हमारा एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर कन्वर्ट हो जाता है टू फास्फोफिनॉल पायरिविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, टू फास्फोफिनॉल पायरिविक एसिड में। उसके साथ अब जो है टू फास्फोफिनॉल पायरिविक एसिड, टू एडीपी, यहां पे फिर से हमारा टू एडीपी यूज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू एटीपी में। और ये जो टू फास्फोफिनॉल पायरिविक एसिड था वो पायरेविक काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा पायरेविक एसिड में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है पायरेविक एसिड में। ठीक है, जो कि हमारा क्या, 3 कार्बन वाला ये भी परमाणु है। ठीक है, मतलब 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। और इस तरह से हमारा क्या होता है, फाइनल पायरुविक एसिड बन जाता है। और यही पायरुविक एसिड फिर दोबारा कहां जाएगा, ये यहां से बचेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे, क्रेब्स साइकिल में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है। और अगर जो है जो ग्लूकोज था हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, अगर देखें जो ग्लूकोज है अगर उसे ऑक्सीजन मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस फंक्शन में, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हो रही है और अगर इसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है तो ये जो पायरुविक एसिड है तो इससे हमारा एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो अगर जब जो है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये हमारा बना लेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये क्या बनाएगा, हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। जो ग्लूकोज था वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होगी तो ये बनाएगा हमारा वाटर और CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब उसमें टूट जाता है। और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये क्या होता है, हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस हमने देखा कि इसमें लगभग 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, 10 बार इसमें कुछ चेंजेस आते हैं 10 टाइम्स, और ये हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड फिर हमारा जो है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसका फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसको हम क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल्स के नाम से जानते हैं। तो जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी इसमें हम क्रेब्स साइकिल्स के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार अगेन इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस फंक्शन है, ग्लाइकोलिसिस फंक्शन में हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों हो सकता है। ठीक है, या यूं बोल सकते हैं जो ग्लाइकोलिसिस हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी हो सकता है। और ये जो फंक्शन होता है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे हमारा 2 एटीपी का प्रॉफिट होता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इस फंक्शन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये टोटली देखा जाए तो 10 स्टेप में कंप्लीट होता है और इसमें से जो मेजर 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या होगा, फास्फोरिलेशन, सेकेंड जो है स्प्लिटिंग और थर्ड क्या था,
सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। आइसोमेराइजेशन और फास्फोरिलेशन, अगर फास्फोरिलेशन की बात करें तो फास्फोरिलेशन जब भी आएगा इस पूरे ग्लाइकोलिसिस फंक्शन में देखें तो 2 फास्फोरिलेशन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट फास्फोरिलेशन क्या होता है, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो यहाँ पे एक एटीपी यूज होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, और इस एटीपी का जो फास्फेट होता है वो ग्लूकोज से जुड़ के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और ये जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप जब देखते हैं आइसोमेराइजेशन, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था वो फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या था, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद हमारा जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट था वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। ठीक है, और यहां पे भी फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट होता है, तो यहां सेकेंड फास्फोरिलेशन होता है और इसमें भी एक एटीपी जुड़ के एक एडीपी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमारी इसकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है, तो जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट था ये 3 कार्बन वाले परमाणु में टूट जाता है, जिससे एक बनता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा जो बनता है डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट अर्थात DHAP का फॉर्मेशन हो जाता है। और जिसमें से जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था ये आगे वाले स्टेप में यानी कि पायरुविक एसिड के सिंथेसिस में चला जाता है। बाकी जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट है ये यहीं पे प्रेजेंट रहेगा, और जैसे जैसे हमें इसकी कमी होगी, मान लो अगर आपको पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करना है तो फिर से ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में रिवर्स कंडीशन में वहीं पड़ा रहेगा। जैसे फिर पायरुविक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी ये तुरंत फिर सिंथेसिस स्टार्ट करेगा और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फास्फोरिक एसिड ऐड होके इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। और इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो क्या है, फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज मतलब इसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इधर से उधर पलट देगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 1,3 डाइफास्फेट से ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में, और 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फास्फोफिनाल पायरुविक एसिड, और उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है, पायरुविक एसिड। तो इस तरह से जो हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द pyruvic acid from glucose called as glycolysis is completed in the cytoplasm of the cell. ठीक है, it form the 2 ATP extra molecules and in which process like 4 ATP molecules used and form 6 molecules ATP. Now our profit is the 2 ATP molecules. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मतलब आगे वाली स्टेप में चला जाता है जिसको हम क्रेब साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रेब साइकिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम एकेडमिक की बात करें तो जो 12th के स्टूडेंट हैं इसमें तो ये क्वेश्चन आता ही आता है आपको प्रॉपर लिखने के लिए, 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी आता है। बाकी जो अगर आप नेट की भी प्रिपरेशन करें या पीजीटी या टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें